हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो नए शब्द मतलब शब्दार्थ हैं उन्हें जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्निस। कार्निस का मतलब होता है दीवार की कंगनी, दीवार के ऊपर उसकी सुंदरता के लिए निकला हुआ अंश। अक्सर हम देखते हैं हमारे घरों में जो दीवार होती है उसके दीवार के ऊपर या उसके आसपास में क्या होता है, थोड़ी सी जगह निकाल दी जाती है बाहर की तरफ, जिसे क्या कहा जाता है, कार्निस। जिस पे क्या होता है, कबूतर है या दूसरे जो पक्षी हैं वो आके आसानी से बैठ सकते हैं या अपना घोंसला रख सकते हैं, जिसे कहते हैं कार्निस। तसल्ली। तसल्ली का मतलब होता है दिलासा देना, मतलब किसी को तसल्ली दिलाना। कभी कभी होता है ना, हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और क्या करते हैं, उसके लिए तसल्ली नहीं रख पाते हैं, तो हमसे कहा जाता है ना, बेटा तसल्ली रखो, आपको वह चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। मतलब दिलासा देना, मतलब शांति रखना, तसल्ली रखना। फुर्र। फुर्र का मतलब होता है जो छोटी सी चिड़िया है उसके उड़ने में होने वाले उसके परों की आवाज़। कभी कभी हम बोलते हैं ना, बोले देखो वो छोटी सी चिड़िया कैसे फुर्र करके निकल गई, मतलब उसकी आवाज़, उससे उड़ने से जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं फुर्र। पेचीदा मतलब उलझन वाला, मतलब कोई बहुत ही कठिन कार्य जो टेढ़ा हो, जिसमें हमें ज़्यादा समय लग सके, तो उसे हम कह सकते हैं पेचीदा। कभी कभी होता है ना, मैथ्स में हमको कोई हार्ड ऐसा कोई सम्स मिल जाता है जिसमें हम कहते हैं कि ये सम्स तो बहुत ही उलझन वाला लग रहा है, बहुत ही कठिन है या बहुत ही पेचीदा है। अधीर। अधीर मतलब उतावला होना, मतलब आकुल हो जाना, मतलब किसी चीज़ का इंतज़ार ना हो पाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, हर बार हमारे टेस्ट होने के बाद या एग्ज़ाम होने के बाद हम क्या करते हैं, अपना रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही उतावले होने लगते हैं, मतलब बहुत ही आकुल होने लगते हैं, जिसे कहते हैं अधीर। सुराख। सुराख मतलब होता है छेद, जिसे हम कहते हैं हॉल। कभी कभी होता है ना, घर में कोई चीज़ फट जाती है या टूट जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, हॉल हो जाता है, छेद हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम सुराख, मतलब छेद। हिकमत मतलब युक्ति या कोई उपाय। कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ सूझता नहीं है तो हम अपने मित्र को बोलते हैं, अरे यार मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, तुम्हारे पास ये कोई अच्छी सी युक्ति हो, कोई उपाय हो तो क्या तुम मुझे बताओगे, तो उसे कहते हैं हिकमत, मतलब युक्ति या किसी को कोई उपाय, हल बताना। हिफाजत। हिफाजत मतलब किसी चीज़ की रक्षा करना, मतलब कभी कभार होते हैं ना, हमें घर में किसी चीज़ की रखने की क्या हिफाजत दी जाती है, बोले इस चीज़ को तुम्हें हिफाजत से, मतलब रक्षा, मतलब अच्छे से रखना, तो उसे कहेंगे हम हिफाजत करना, मतलब उसकी रक्षा करना, अच्छे से रखना। चिथड़े। चिथड़े मतलब होते हैं फटा पुराना कपड़ा, जो क्या हो, हर जगह से फटा हो, मतलब काफ़ी पुराना हो, जिसे हम कह सकते हैं चिथड़े, मतलब फटा पुराना कपड़ा, जिसे गूदड़ भी कहा जाता है। आहिस्ता। आहिस्ता मतलब होता है धीरे धीरे या धीरे से या कोई धीमी आवाज़ से। कभी कभी क्या होता है, हम घर में सभी सो रहे हों तो हम क्या बोलते हैं अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को, बोले आवाज़ मत करो, धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना क्या होगा, सभी जाग जाएंगे। मतलब आहिस्ता से मतलब धीरे से, धीमी आवाज़ से, किसी को पता न चलने देना, उसे कहेंगे आहिस्ता। यकायक मतलब होता है अचानक। यकायक मतलब क्या होना, अचानक से। कभी कभी क्या होता है हम घर में शरारत करते होते हैं, जब घर में कोई ना हो और क्या हो, अचानक से कोई आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, अरे मैं नहीं कर रहा था, आप तो अचानक से आ गए। शुद्ध। शुद्ध मतलब याद, मतलब किसी को याद ना होना, याद रखना, उसे कहेंगे शुद्ध, मतलब याद करना, किसी चीज़ को याद रखना। चार सर होना मतलब चोट लग जाना।
कभी कभी होता है ना, हम खेलते समय गिर जाते हैं तो बोल सकते हैं, बोले तुम गिर जाओगे तो तुम्हारे 4 सर हो सकते हैं, मतलब तुम्हें चोट लग सकती है। मतलब 4 सर होना मतलब चोट लग जाना। किवाड़, किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा, जिसे हम कहते हैं हमारे घर में गेट, दरवाज़ा लकड़ी का, जिसे कहा जाता है किवाड़। सोटी, सोटी मतलब होता है छड़ी या लकड़ी, जिससे क्या किया जाता है, किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो चलो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नादान दोस्त। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे इस पाठ के लेखक। तो बच्चों इस पाठ के लेखक जी हैं, उनका नाम है प्रेमचंद। वैसे तो प्रेमचंद जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। तो उन्हीं कहानी में से एक ये बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसका नाम है नादान दोस्त। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। अभी क्या रहा है कि केशव का घर, जहाँ पर एक कार्निस मतलब दीवार के ऊपर एक निकला हुआ हिस्सा, उस पर क्या है, एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए हैं। जिससे क्या होता है, केशव और उसकी बहन जो श्यामा है, वो दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते रोज़ देखा करते थे कि वो रोज़ उड़ के वहाँ आती है और वहाँ थोड़ी देर रुक के फिर वापस चली जाती है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। अब रोज़ सुबह वह उठते तो देखते कि आंखें मलते हुए उसके पास जाते, कार्निस के पास, और ऊपर देखते कि वहाँ पे क्या है, रोज़ सुबह में चिड़ा और चिड़िया हैं, दोनों क्या है वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। अभी क्या होता है, दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था देखने में कि वो दोनों चिड़ा और चिड़िया हैं, वो दोनों वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। इस चक्कर में वो लोग अपने दूध और जलेबी का मतलब है उनका जो दूध जलेबी सुबह में जो नाश्ता है, उसकी भी उन्हें सुध ना रहती, मतलब याद भी ना रहती कि उन्हें सुबह उठकर नाश्ता भी करना है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब उन दोनों के बच्चों के दिमाग में क्या है, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं कि पता नहीं अंडे कितने बड़े होंगे और पता नहीं किस रंग के होंगे और क्या होंगे, कितने अंडे हैं, और उनमें जो बच्चे हैं वो क्या खाते होंगे, और बच्चे हैं वो कैसे निकलेंगे, और बच्चों के जो पर हैं वो कैसे होंगे, और घोंसला कैसा है। ऐसे तरह तरह के उनके दिमाग में सवाल आते, लेकिन उनको उनका सवालों के जवाब देने वाला घर में कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब क्या है, ना तो उनकी माँ को कोई फुर्सत थी उनके सवालों के जवाब देने के लिए, ना ही उनके बाबूजी को पढ़ने लिखने से कि उनके जो प्रश्न हैं उनका उन्हें कोई उत्तर दे सके। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। अब क्या हो रहा है, दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को सवाल करते और एक दूसरे का जवाब सुन के अपने आप को तसल्ली, मतलब अपने आप को आराम दे लेते, बोले चलो हाँ भाई यही सही होगा। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। अभी श्यामा कह रही है भाई को, बोले भैया क्या बच्चे निकलकर अंडों में से फुर, मतलब फुर से आवाज़ करके उड़ जाएंगे। इस तरीके से क्या है, श्यामा अपने भाई को प्रश्न करती है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्योंकि केशव क्या है, श्यामा से बड़ा है, तो बड़ा विद्वान मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होके गर्व से, मतलब गर्व से युक्त होके कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अभी केशव क्या कह रहा है, नहीं री पगली, ना पगली ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, उन बच्चों के पर, मतलब पहले उनके पंख निकलेंगे, और क्या होता है, बिना परों के, मतलब बिना
पंखों के वो कैसे उड़ेंगे बेचारे। श्यामा श्यामा कहती है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अभी श्यामा है क्या है, अपने भाई केशव को पूछ रही है कि भैया बेचारी जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाती होगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अब क्या है, जब उसने इस तरह का सवाल पूछा अजीब सा, तो केशव के पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या खाते होंगे और क्या खिलाती होगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह क्या होता है, 3 या 4 दिन गुजर जाते हैं। आगे क्या होता है, दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अभी क्या हो रहा है, दोनों अंडों को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं और उनकी जिज्ञासा क्या है, दिन दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको पता तो चल गया था कि वहाँ पे ऊपर अंडे हैं और वो किसके हैं, उसी चिड़िया के हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अभी क्या है, उन दोनों ने अनुमान लगाया, मतलब अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है अब क्या है, अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे, क्योंकि 3-4 दिन बीत चुके थे, निकल चुके थे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब क्या हो रहा है कि उनको दिमाग में ऐसा हो रहा है कि बेचारे बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, मतलब चारा, मतलब उनको दाना पानी कैसे कौन देगा। तो इस तरीके सवाल उन दोनों के दिमाग में आ रहे हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि बेचारी इतनी चिड़िया है, छोटी सी है, अब इतना सारा दाना कहाँ से लेके आएगी, इतने दाने बेचारे कैसे लाएगी और कैसे अपने बच्चों का पेट भरेगी। तो क्या होगा, हो सकता है बच्चे क्या करें, चूं चूं करके चिल्ला चिल्ला के मर न जाएं कहीं। आगे इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। अब क्या है, इस मुसीबत का दोनों को अंदाज़ा उठा और क्या करते हैं, दोनों घबरा उठते हैं और सोचते हैं, दोनों फैसला करते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग कार्निश के ऊपर, वो कोना दीवार का है, उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा दाना रख देते हैं। तो ये बात सुनकर क्या होता है, श्यामा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तब तो क्या होगा, चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही उसका भाई केशव कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम इसके कार्निश पे क्या कर देते हैं, इसका जो है दाना वगैरह वहाँ थोड़ा रख देंगे, जिससे क्या होगा, चिड़िया को उड़कर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। अब क्या होता है, जैसे ही श्यामा कहती है तो केशव कहता है, बोले हाँ हाँ, जब हम वहाँ पे थोड़ा सा चारा रख देंगे, थोड़ा सा दाना पानी रख देंगे, तो चिड़िया क्यों उड़ के जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अभी श्यामा क्या कह रही केशव को, अरे भैया ये तो बताओ कि बेचारे जो बच्चे हैं ऊपर किस पे रखे हुए हैं, जो कार्निश पे रखे हैं, उनको धूप भी तो लगती होगी, धूप लगती होगी ना। तो केशव कहता है, केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, अभी क्या होता है, केशव का ध्यान उस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया। अब वो उसको क्या कह रहा है, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अभी केशव क्या कह रहा है, बोले हाँ ऐसी बात तो है, ज़रूर तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि बेचारे क्या होते होंगे, प्यास के मारे, मतलब प्यास लगने पर क्या करते होंगे, जो बच्चे हैं वो बुरी तरीके से तड़पते होंगे, और उनके ऊपर तो कोई छाया भी नहीं है, मतलब ऊपर धूप है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों भाई बहनों ने क्या किया, एक अंदाज़ा आइडिया लगाया और सोचा कि एक काम करते हैं, ऊपर हम घोंसले के पास में क्या कर देते हैं, एक छत है, वहाँ पे कपड़े की छत बना दे रहे हैं, और क्या करते हैं, वहाँ पे पानी की प्याली, एक छोटी सी प्याली है मिट्टी की, उसमें क्या करेंगे, हम पानी रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। तो इस तरीके से दोनों का प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृत, मतलब दोनों मान जाते हैं कि हम इस तरीके से उन बच्चों के लिए और चिड़िया के लिए कर देंगे। आगे क्या होता है, दोनों बच्चे बड़े चाव से
काम करने लगे। मतलब दोनों बड़े चाव से, मतलब इच्छा से दोनों काम करने लगे। कौन? केशव और श्यामा। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब दोनों का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था, तो दोनों ने क्या किया, माँ से, मतलब श्यामा है वो अपनी माँ से आँख चुराकर, मतलब उसे बिना कहे चुपचाप क्या करता है, मटके में से चावल निकाल लाती है और क्या करती है, भाई को देती है। और उधर क्या करता है केशव, जो पत्थर की प्याली रखी हुई थी घर में जिसमें तेल रखा हुआ था, वो क्या करता है, उस तेल को फेंक देता है और उसे ज़मीन पर गिराकर उसे रगड़कर साफ करता है और उसमें पानी भर लेता है। अब आगे क्या होता है देखिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। अब क्या हो रहा है, उसके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि उन बच्चों के ऊपर चांदनी, मतलब ऊपर चांदनी कैसे लगाई जाए ताकि उनके ऊपर क्या हो, छत जैसी बन जाए और उन्हें धूप नहीं लगे। अब ये भी सोच रहे हैं कि बगैर छड़ियों के, मतलब लकड़ियों के बिना वो कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब सीधी सी बात है, अगर हम ऐसे हवा में कपड़ा रखेंगे तो रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो वो क्या करेंगे कि आसपास में उसके छड़ी, मतलब लकड़ी लगा देंगे, जिससे क्या होगा, कपड़ा रुक जाएगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। अभी क्या होता है, काफ़ी देर तक वो उधेड़बुन, मतलब काफ़ी सोचता रहा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो क्या होता है, आखिरकार मतलब अंत में उसे एक अच्छी सी क्या है, मुश्किल का हल मिल जाता है। तो क्या करता है देखिए, वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अभी क्या करता है वो श्यामा से कहता है केशव कि एक काम करो, जाकर जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है ना, उसे चुपचाप उठा ले आओ, लेकिन अपनी अम्मा जी को, जो हमारी अम्मा जी हैं, उन्हें मत दिखाना, उन्हें मत बताना। श्यामा, अब श्यामा क्या कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। अभी श्यामा क्या कर रही है, अरे भैया वह जो टोकरी आप कह रहे हो वो तो क्या है, बीच में से फटी हुई है, उसमें जो धूप नहीं लगेगी बच्चों को। तो केशव ने झुझला कर कहा, मतलब केशव गुस्से में आकर झुझला कर जोर से कहता है, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अब केशव कह रहा है झुझला कर, तू चिंता मत कर, तू पहले टोकरी तो लेके आ, उसका जो सुराख, उसका तो छेद है, उसे मैं बंद करने के लिए कोई ना कोई तरकीब या कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूँगा। अब क्या होता है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अभी क्या हो रहा है, श्यामा दौड़कर जाती है और टोकरी उठा लाती है और क्या करता है, केशव जो है उसमें जो छोटा सा सुराख, मतलब छेद होता है, उसमें क्या करता है, थोड़ा सा कागज़ ठूंस देता है और छेद को बंद कर देता है और कहता है कि अब देख, अब इसे मैं इस तरीके से टहनी से, मतलब लकड़ी से ऐसे टिका कर रख दूंगा, तो क्या होगा, इस घोंसले पर आड़ हो जाएगी और जिससे क्या होगा, उसके ऊपर धूप नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपनी चालाकी दिखाता है। तो श्यामा अपने दिल में सोचती है, बोले भैया कितने चालाक हैं। तो बच्चों, पहले भाग में हमने सोचा कि वो अभी क्या कर रहे हैं, ये सभी आइडिया लगा रहे हैं और उसके ऊपर छांव करके टोकरी लगाकर लकड़ी की सहायता से उसे रोक देते हैं। तो अब हम दूसरा भाग दूसरे पार्ट में समझेंगे।